था वैसे हमने? टेंजेंट वगैरह का कोई क्वेश्चन किया था? कहाँ तक का लास्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा होमवर्क था। एक कौन सा हुआ? ओके, तो ये तो मैंने अपने मोबाइल में से दिए थे होपफुली। ओके, तो किसने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? क्यों भाई, तुमने क्यों नहीं किया रे? दोनों ने हाथ नीचे कर लो। तुम दोनों ने क्यों नहीं किया बेटा? बताओ, जवाब दो। भाई जवाब देना जरूरी है। अबे ऐसे कैसे भूल जाते हो यार मैथ्स की चीज़ें? हैं? एग्जाम वाला तुम्हारा मैथ्स का मार्क्स देना भूल जाएगा, फिर क्या करोगे? तो ऐसा नहीं करो यार। नया लेकिन बस मैं ढूंढूंगा कहाँ, भगवान मिल जाए। इफ द नॉर्मल से ड्रॉन टू द कर्व, ये वाला, ये एक था। और एक क्या था? स्टार्टिंग बोलो उसका। फाइंड द पॉइंट्स ना। टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस। ओके, क्या है आंसर इसका? पहले वाले का क्या है? पहले वाले का 21/2, ओके 21,0 और चलो ये दोनों ऑप्शन गलत गए जिसमें 21 इन्वॉल्व है। इसको छोड़ के कोई और आंसर? हाँ 3,-15 किसका किसका आया? तो हाँ 3,-15 इज द आंसर। हाँ, पॉइंट ऑन द कर्व इज 3,-15 ना। चलो आप बताओ, तो 3,-15 किसका किसका आया? भाई यार तुम लोग को पता नहीं चलता आंसर क्या होता है? हाथ नीचे करो। तुम लोग का नहीं आया रे? क्यों नहीं आया? ट्राई किया था? ओके, तुम्हारा 4 बार पढ़ा था फिर भी नहीं समझा? बट डायग्राम बनाते समझ जाता। अच्छा दूसरा वाला जो था, हाँ वो नॉर्मल वाला ना, उसका डिस्टेंस कितना आया? 13 बाय द सम ऑफ दी, वो क्या सम ऑफ जो भी पूछा था, 13/12। करेक्ट 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 करेक्ट। द पॉइंट्स आर 0,1, -1,3, 5/2, 19/4। किसका किसका आया है सेकंड वाला? ओके 6 लोगों का आया, ठीक है। श्लोक पहला वाला भी आया ना? ओके, तो मैं पहला वाला पहले ट्राई करता हूँ। ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम, क्या तुम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या इंग्लिश के नाम पे हैं? स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया है मैंने, अपने मन से बना के नहीं दिया है। द पॉइंट्स एट ईच ऑफ विच द टेंजेंस टू द कर्व, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, कट ऑफ ऑन द पॉजिटिव सेमी एक्सिस OX, हाफ दैट ऑन द नेगेटिव सेमी एक्सिस OY। ये y होता है ना, ये O होता है। कॉमन सेंस तो पता ही है। हाँ ये कॉमन नोटेशंस होते हैं। आवाज आ रही थी इसकी? अब क्यों नहीं आ रही? ओके हाँ, तो अगर यहाँ पे उन्होंने बोला है सेमी एक्सिस, सेमी OX पे, मतलब पॉजिटिव OX पे जो लेंथ है वो नेगेटिव OY की हाफ है, द हाफ दैट ऑन द नेगेटिव सेमी एक्सिस OY। तो अगर इधर a माइनस a होगा तो ये पॉइंट a/2 हो जाएगा। हाँ a इज अ पॉजिटिव नंबर, सो माइनस a अगर मैंने लिया y एक्सिस पे तो x एक्सिस पे आ जाएगा a/2। तो इसका स्लोप कितना आ गया?
ये है बाय 2 कॉमा 0 और ये 0 कॉमा माइनस है, तो 2 आ गया। हाँ, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज 2। सो ये जो कर्व है, ये कर्व अपने को पता नहीं ना क्या है, वैसे क्यूबिक है, जो भी बन रहा होगा ऐसे ऐसे कुछ भी बन रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है लेट्स p है, तो इस p पे स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी 2, ऐसे ही है। हाँ, और क्या कहानी है, बस इतना ही है। तो अब ये p निकालना है, तो वैसे भी यहाँ पे हमको पॉइंट का जरूरत पड़ने वाला है, और पूछा भी पॉइंट है, तो x1 y1 सपोज कर ले, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट x1 y1 शुड इक्वल टू 2, बट वहाँ से तो एक ही इक्वेशन आएगी x1 और y1 में। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग टेंजेंट्स क्यों हुए? हाँ, तो एक से ज़्यादा अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज हुई, जब ये सेम प्रॉपर्टी आ रही है, पैरेलल टेंजेंट्स तो बन सकती ना कर्व की। मान लो कोई कर्व ऐसा होता, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनी, इसका स्लोप भी 2 है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनी जिसका स्लोप 2 है। तो ये तो स्लोप की कहानी है, स्लोप तो एक से ज़्यादा टेंजेंट्स का सेम हो ही सकता है, ठीक है, वो तो पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो उन्होंने इसलिए टेंजेंट्स बोला है, बट अगेन उन्होंने बोला है पॉजिटिव वाला एक्सिस तो इस क्वाड्रेंट की होना चाहिए। जैसे ये ग्राफ बनाया है, इसमें भी एक पैरेलल आएगा, लेकिन यहाँ से, तो ये मैंने रफ ग्राफ बनाया है, बट मान लो ऐसा ही बना, तो दूसरा टेंजेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, उसमें ये दोनों एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है। सो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट लाई करे विथ पॉजिटिव स्लोप, ऐसी वाली टेंजेंट चाहिए। समझ में आ रही ना बातें? हाँ, तो वो टेंजेंट्स तो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, हम तो एक ही लेके सॉल्व करेंगे। अगर एक से ज़्यादा रूट्स रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब डिफरेंशिएट करें, तो y डैश इज इक्वल टू 2 आएगा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ ना, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, नहीं x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 7। हाँ, सही वाला, ओके। ओ वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो कितना हो गया भाई ये, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। So the values of x1 are -1 and 3। हाँ, तो दो पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे टेंजेंट्स का स्लोप आएगा, बट वो -1। हाँ, लेकिन ये तो हमने रफ डायग्राम बनाया ना, -1 पे अभी दिख रहा है कि ठीक है, ये तो ऐसे ग्राफ बनाया है, इसके हिसाब से टेंजेंट इधर बनेगी, बट हो सकता था ये ग्राफ नीचे रहे -1 पे, मतलब ये ग्राफ ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी। इधर बनाता हूँ, मतलब वैसे मुझे पता है, तो मैंने ऑलमोस्ट एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करी है, बस थोड़ा सा इधर उधर किया है। हाँ, पर ये ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था, नहीं क्यूबिक है ना, हाँ ऐसा भी हो सकता था ना। तो यहाँ पे -1 आ गया, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सेम आ जाए, या और अच्छे से ये जो दोनों टेंजेंट है वो ऐसे कुछ आ जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है ना, ये -1 हो सकता था। तो आपको एक वो -1 सेकंड, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिल गया, इसको बोल के आप डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते कि दूसरा टेंजेंट नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अभी वो -1 अगर ऐसा पॉसिबिलिटी रहा, तो इसमें भी टेंजेंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका स्लोप 2 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसका भी स्लोप 2 है, यहाँ पे 2 आएगा ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो ऐसा अगर कर रहा तो दोनों टेंजेंट्स आएगी, बट ऐसा नहीं है जैसा मैंने वो बनाया है। अगर वैसा रहा तो दूसरा वाला तो टेंजेंट यहाँ आएगा ना, तो वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा अभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में मिल गया तब तो बहुत ही बढ़िया है, हम डिसाइड कर लेंगे कि रिक्वायर्ड है वो पॉइंट या नहीं है। बट अगर फर्स्ट और थर्ड में मिला तब दिक्कत है, बिकॉज फर्स्ट वाले पॉइंट का टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट से भी पास हो सकता है और फोर्थ से भी पास हो सकता है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट का किसी पॉइंट का टेंजेंट फर्स्ट से भी, सॉरी फोर्थ से भी पास हो सकता है, नीचे से लाइन जाएगी ना ऐसे, और इधर से भी जा सकती है। हाँ, बट इन दोनों में रहा तब कंफर्म है। अगर सेकंड से जा रही है पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन तो फोर्थ से नहीं जाएगी, फोर्थ से जा रही है तो सेकंड से नहीं जाएगी।
तो वो आप डेटा निकालने के बाद पता चलेगा। देखते हैं, तो 2x होना है, तो दूसरा y1 निकालने के लिए तो दूसरा इक्वेशन खुद कर भी है, तो y1 विल बी -1 पे कितना आएगा, तो y1 ऑफ -1 विल बी -1 -3 +7 +6 कितना हो गया, पॉजिटिव आ गया। ओ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, और फिर क्या निकालेंगे, y1 ऑफ 3 कितना आ रहा है, हाँ, तो आंसर ओनली क्या होगा, अगर गलती से ये पॉइंट्स में दोनों मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता या पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता, फिर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ती और फिर देखना पड़ता टेंजेंट के इंटरसेप्ट एक्सिस पे कहाँ बन रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस पे बन रहे हैं या नेगेटिव एक्सिस पे बन रहे हैं, जो भी है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की वैसा चेक करना पड़ता। समझा? हाँ, नोट कर सकते हो। नहीं, जहां पर टेंजेंट है वो पॉइंट, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, तो कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है वैसा कहानी है। हाँ, फाइंड द पॉइंट एट ईच ऑफ विच द टेंजेंट टू द कर्व, तो टेंजेंट टू द कर्व एट, तो वो पॉइंट कहाँ पे है, कर्व के ऊपर है जहां पे टेंजेंट की जाती है, दैट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछा उन्होंने, ठीक है। वो एक्सिस वाले पॉइंट नहीं है, हाँ, टेंजेंट एट कर्व है ना, तो कर्व के ऊपर वाला पॉइंट है। फिर से बोलो। इसका मतलब तो होता है कि एक्सिस पे ढूंढना जिस तरीके से, नहीं, वो टेंजेंट कट कर रही है, बट टेंजेंट टू द कर्व एट कुछ है, एट वेट कहीं पे वर्ड यूज हुआ होगा, उससे भी पहले पॉइंट्स एट ईच ऑफ विच, हाँ, तो एट ऑफ विच किस पर टेंजेंट है, वो कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है, तो क्या वो एक्सिस के पॉइंट पे टेंजेंट है, नहीं, वो कर्व के पॉइंट पे टेंजेंट है। वो एट वाला वर्ड काम गया है, उसको पकड़ लेने का बारीक सा, एट आया मतलब वो टेंजेंट कर्व के ऊपर की कहानी है, ठीक है। हाँ, अगला देखें, अगला तो नॉर्मल वाला कुछ था ना, नॉर्मल ही होगा वो तो, कि डेंजर है, नॉर्मल है, ठीक है। मेहनत करनी है ज़्यादा, हाँ, कोफिशिएंट वगैरह सेम है इसलिए, ओके ओके, फिर तो बढ़िया है। ये तुम लोग को ये दिखाई दे रहा है पक्का, ठीक है। If the normals drawn to the curve y is equal to x square minus x plus 1, at the point A, B, C on the curve are concurrent at point P. बाप रे, कहाँ कहाँ पे नॉर्मल जा रहे हैं भगवान जाने। बाहर हो अंदर हो पता नहीं, मतलब मैंने रफली बनाया, वो अंदर भी हो सकता है पॉइंट, ऐसे बोला है ना। इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट ए बी सी, कहीं भी ले लो ए बी सी, द पॉइंट ए बी सी at the point ABC on the curve are concurrent at the point P, 7/2 common n/2, then compute the sum of the slopes of three normals. उसके आगे क्या लिखा है इधर, फाइंड द पॉइंट, हाँ, बस यही पूछा था ना, ठीक है, ये हो गया, नोट कर गया। तो क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से नॉर्मल जा रहा है, एक पॉइंट अज्यूम करो x a by a, ठीक है, a पॉइंट जो है अभी उसको आप क्वाड्रेटिक में डाल दो, जो कर्व दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, और फिर जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो -1/f' ऑफ a,
सही बात है। उसको इक्वेट कर दो 9/2 माइनस YA by 7/2 माइनस दो इक्वेशन बन गए x1 y1 में, और क्यूबिक बनेगा और तीनों 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या बात है, सही है। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट स्लोप के टर्म्स में भी कर सकते थे, m का वैल्यूज निकाल लो। तो लाइन सपोज कर लो, मतलब कोई ना कोई एक चीज़ सपोज करनी पड़ेगी, इधर आप लाइन सपोज करोगे बिकॉज दैट नॉर्मल, और पॉइंट सपोज करोगे। तो तुम लोगों ने कैसे किया, पॉइंट सपोज किया या लाइन सपोज किया? पॉइंट किया, ठीक है। हाँ तो ज़्यादातर लोगों ने पॉइंट किया है, तो मैं लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो अगर लाइन सपोज किया, सो लेट नॉर्मल क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही है। हाँ तो ये m जो होना चाहिए वो माइनस डी एक्स बाय डी वाई होना चाहिए, ऐसे ही कहानी है। तो अब लेकिन इसके आगे क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो y डैश विल बी यस, तो 2x माइनस 1, तो यस, तो माइनस डी एक्स बाय डी वाई विल बी माइनस 1 बाय 2x माइनस 1, ऐसे ही हुआ। हाँ लेकिन ये नॉर्मल का इक्वेशन होना चाहिए ना, तो m और c में कोई रिलेशन चाहिए आपको, तो वापस से वो पॉइंट सपोज करने का जरूरत ही पड़ रहा है क्या? नहीं, हाँ 7/2 कमा वो तो है ही ना, तो हम क्यों और एक वेरिएबल लेके आए, ये नॉर्मल जो रहेगा। लेकिन ये x का वैल्यू क्या है, तो यहां से m के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना, दिस वैल्यू इज m माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज m ना, तो यहां से क्या आया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m, सो 2x इज इक्वल टू m माइनस 1 बाय m, सो x इज इक्वल टू, इसकी जरूरत क्यों करी, क्यों निकाला, क्यों, क्या पता क्यों निकालने का। ठीक है, अभी ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 7,2 आएगा ना, तो y माइनस 9/2 इक्वल टू, तो माइनस 1 बाय, तो माइनस 1 बाय, हाँ लेकिन ये 2x है ना, तो x का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ या फिर आप m के टर्म्स में भी c निकाल सकते हो, y माइनस 9/2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 7/2, ऐसा भी कर सकते हो। तो उससे फायदा क्या हुआ, वो c का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ लेकिन वापस से तो कर्व के पास तो गए नहीं कि ये कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप है, वो तो देखा ही नहीं। तो पॉइंट या तो ये यहाँ से निकाल के x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या हाँ मतलब ये जो भी रहेगा y माइनस 9/2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 7/2, ये एक इक्वेशन आ गई जो 9/2 कॉमा 7/2 से पास होगी। लेकिन इसका ये कंडीशन कि ये नॉर्मल है, वो तो अभी तक यूज ही नहीं किया। हाँ तो वो जो इक्वेशन है y वाला, हाँ स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर m का जो हमें मिला नॉर्मल का, उससे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर इक्वेशन बनेगा सॉल्व करके पूरा। हाँ मतलब ये जो भी पॉइंट है, लेट्स ये जो पॉइंट था वो x1 कॉमा y1 है, तो ये जो इक्वेशन रहेगी इसमें आपको m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2x1 माइनस 1, एंड द y, इस पे भी तो x1 कमा y1 लाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू यही m टाइम्स ऑफ x माइनस 7/2, तो वो x1 प्लस 9/2, ऐसे ही है। हाँ अब वो m का वैल्यू भी x1 के टर्म्स में पुट कर सकते हो, या x1 का वैल्यू भी m के टर्म्स में पुट कर सकते हो। आपको जो भी निकालना है, तो उन्होंने क्या पूछा है, m का सम पूछा है, तो आप x1 को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ m, तो x1 का वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ m निकाल सकते हैं यहां से, अरे है या नहीं पॉसिबल। हाँ तो क्या आ जाएगा, ये 2x1 माइनस 1, ये इसको उधर किया, इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m, तो x1 इज इक्वल टू m माइनस 1 बाय 2m, सही है। हाँ तो ये y1 हुआ, इसके ऊपर भी लाई करेगा, ये आएगा ना y1 स्क्वायर, सॉरी y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1, सो द y1 इज m टाइम्स ऑफ ये सब, तो m, लेकिन x1 बहुत मेहनत है रे, x1 निकालने में अच्छा होता है,
एक्स ही निकाल लेते हैं, एम क्यों निकाल रहे हैं? वही ज़्यादा अच्छा है, छोड़ो ये बाद में काम आएगा, ठीक है, x1 निकालने के लिए, m निकालने के लिए। हाँ बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग? कुछ तो पुट करना पड़ेगा यार, m को पुट कर दूं? M और Y1 को। हाँ तो y1 क्या आ जाएगा? m टाइम्स ऑफ x1 माइनस 7/2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1, और फिर m की जगह पे क्या लिख देंगे? तो ये माइनस ऑफ 2x1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस 1 हो गया, राइट? नहीं, एक 2 भी था, ये एलसीएम वाला, प्लस 9/2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 कैंसिल आउट, मतलब क्यूबिक बनेगा, दिख रहा है? वो x1 स्क्वायर इंटू 4x1 करेंगे तो आ जाएगा ना, आएगा ना क्यूबिक? हाँ, उसके आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो मैं सॉल्व करूँ क्या? नहीं ना, मतलब ये ऐसा हुआ, लो चाहो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आता है। -2x1 प्लस 7 प्लस 9 2 ज़ा 18x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 क्यों? हाँ ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 2x1 माइनस 1 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1। अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अब तो आंसर आएगा ना। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा अब, ठीक है? हाँ जाएगा, आ जाएगा। जिसने किसी ने स्लोप से किया था तो ऐसे ही किया होगा, m को उधर लिख दिया था, ठीक है, कैसे भी करो, बहुत सारे तरीके आ सकते हैं, अपने को पता है। हम लास्ट क्लास जैसे दूसरे तरीके के पास नहीं जाएंगे। ओके, तो अगला हेडिंग डालने का, अगला हेडिंग क्या डालोगे? एंगल बिटवीन टेंजेंट, नहीं एंगल बिटवीन द कर्व्स। हाँ नहीं, ये टेंजेंट नॉर्मली नहीं है ना मेंस में, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल टेंजेंट्स का क्यों आएगा? बट ये चीज़ बहुत आसान है, ये अपने को आनी चाहिए। एंगल बिटवीन द कर्व्स ये आ सकती है, बट एवडी से नहीं आएगी, पैराबोला एलिप्स से, कोनिक सेक्शन से आ सकती है। पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, कौन को कट कर करके सेक्शन निकाल दिया, ऐसा देखो ये पार्ट करेंगे ना, कट करेंगे हम, कौन जानते हो ना? हाँ अभी कल आज बनाएंगे कौन भी, ठीक है? हाँ तो एंगल बिटवीन द कर्व्स, वैसे पता ही है तुमको एंगल बिटवीन द कर्व्स, मैंने सर्कल पढ़ाया था तो वहाँ पे नॉलेज दिया ही होगा। हाँ अच्छा, एओडी के ना बहुत सारी बातें मैंने तुमको बहुत पहले बीच में बोल के रखी है, बहुत सारी कहानियाँ जो है एओडी की पहली बार नहीं सुनोगे। मैंने जो बाकी टॉपिक्स में जहाँ पे भी यूज़ हो रहा था, बट उस टाइम पे बोला था PYQs अटेंड मत करना, तो जिन भी टॉपिक्स में बोला था PYQs अटेंड नहीं करना है, उनमें कुछ ना कुछ एओडी का लिंक था। तो अब आप कोई सा भी PYQ कर सकते हो, ठीक है? प्योर एओडी का आ गया तो अभी एओडी बाकी है, बट हाँ पुराने वाले टॉपिक्स अभी उठा के कर सकते हो। एक बेसिक आइडिया तो जो एओडी अपन ने नहीं पढ़ा उसका भी है तुमको, फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी एक टॉपिक है, वो मैंने थोड़ा सा तुमको फंक्शन के टाइम पे ऑलरेडी पढ़ाया था। हाँ तो यहाँ पे दो मेन टॉपिक जो है बचे हुए अपने पास, ये टेंजेंट नॉर्मल के बाद वो मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा है, और एक छोटा सा रेट मेजरमेंट। ये सारी चीज़ें का बेसिक आइडिया तुमको है। तो अभी जो छुट्टी आएगी, शायद ये लास्ट लेक्चर है ना छुट्टी से पहले, तो अगर तुम लोग को गलती से टाइम मिलेगा तुम्हारी मस्ती के बाद में घूमने फिरने को छोड़ के, तो PYQs अगर अटेंड करोगे तो कर सकते हो अभी मैथ्स के PYQs जितना पढ़ा उसका, ठीक है? हाँ तो अभी एंगल बिटवीन द कर्व्स में कुछ याद आ रहा है? कभी पढ़ा था हमने क्या? एंगल बिटवीन द, हाँ वहां पे पढ़ा था। तो मैं तो अब रैंडम कर्व की बातें कर रहा हूँ, गेस कर लो। कर्व सर्कल और लाइन का याद आ गया ना, दो सर्कल का भी याद आ गया ना दिमाग में, दो सर्कल का एंगल कैसे निकाला था याद आ रहा है ना? हाँ हाँ कुछ तो ऐसा किया था। हाँ टेंजेंट का कहानी आई थी। यहाँ पे तो टॉपिक का नाम ही टेंजेंट एंड नॉर्मल था, उसी के अंदर एंगल आ रहा है,
तो आप गेस करो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, या क्या लिखवाने वाला हूँ. 10-20 सेकंड का है. एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कर्व. तो लिख लो एंगल बिटवीन द कर्व्स के सामने लिखो एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कहानी है, गेम यहीं पे होता है. वो दिया नहीं रहता, अपने को निकालना रहता है. तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये सारे टेंजेंट नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन किए उसमें वो x1, y1 का कैलकुलेशन वैसे भी आ ही रहा था, वो हमें लेना पड़ रहा था. तो यहाँ पे भी सेम कहानी है. ठीक है, थ्योरी इतनी ही थी. हाँ, बस इसमें 2 पॉइंट्स और लिखने पड़ेंगे. जब भी एंगल आता है ना तो कुछ स्पेशल केसेस लिखने पड़ते हैं. जैसे जब लाइंस के बीच का एंगल आ रहा था, हाँ 90 डिग्री वाला और 0 डिग्री वाला ना. हाँ, तो 0 डिग्री वाला तो लिखेंगे, बट उससे पहले एक और कहानी जो यहाँ पे अलग से आई, अभी तक नहीं आई थी, आइसोगोनल. लिखो वर्ड आइसोगोनल. मतलब हाँ, द पर्टिकुलर टाइप है वो. तो आइसोगोनल या आइसोगोनल कर्व्स. हाँ, आइसोगोनल कर्व्स भी लिख देना साइड में. अब उसके सामने लिखो if two curves intersect each other at more than one point, if two curves intersect each other at more than one point and their angle of intersection is same everywhere. मतलब एवरी जगह पे, वो भी जहां पे भी कट कर रहे हैं उनके बीच का एंगल सेम है. If two curves intersect each other at more than one point and their angle of intersection is same everywhere, then it is called isogonal curves. For example, बताओ तुम लोग, बड़े फेमस से कर्व्स हैं ऐसे. Yes, very good. लिख लो एग्जाम्पल sin x and cos x. The angle of intersection is 90 डिग्री. हाँ, देन उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ना. वो आगे की का लाइन का जरूरत नहीं. अगर मोर देन 1 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एवरी जगह पे 90 डिग्री है, तो एवरी जगह पर वो हम ऐसा बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली एट एवरी पॉइंट. हाँ, अगर एक ही पॉइंट पे आया तो उनको अलग से लिखना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली एट पर्टिकुलर पॉइंट P बट नॉट एट Q, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. हाँ, जस्ट ऐसा ही वर्ड आया, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, और एक से ज़्यादा जगह पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन एवरी जगह पे उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. हाँ, बट ये चीज़ ऐसा भी डिफाइंड है, एक पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है, दूसरी जगह पे नहीं बना रहा है 90 डिग्री, तो उस उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बोल देंगे ऑर्थोगोनल है, दूसरे पॉइंट के लिए ऑर्थोगोनल नहीं है. सो ऑर्थोगोनल एट दैट पॉइंट. हाँ, मतलब है कि दोनों के टेंजेंट्स के एंगल के बीच का 90. यस, वेरी गुड. तो m1 m2 इज इक्वल टू -1. सही बात है. हाँ, तो अगर मेरे पास कोई भी 2 कर्व्स हैं ऐसे, तो उनका यहाँ पे मुझे एंगल चाहिए, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो तुमको आइडिया है ही, ये टेंजेंट्स का जो एंगल रहेगा वो कर्व का एंगल होता है. हाँ, ये तो पहले से पता है ना, एंगल ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द एंगल ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, बिकॉज वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं मतलब दोनों पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब उन दोनों का एंगल सेम है. सही है ना. हाँ, तो ये वाला एंगल थीटा अगर मुझे निकालना है ओनली एट दैट पॉइंट. हाँ, अभी ये थोड़ा सा दूर जाके ये जो ब्लैक लाइन ऐसे मैंने आर्क वाली बनाई है वो थोड़ी छोटी दिख रही है ये वाली, बट इस पॉइंट पे तो एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है ना. हाँ, तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, देन tan थीटा विल बी मोड ऑफ m1 माइनस m2 बाय. हाँ, तो यही फॉर्मूला यूज करना है. बट अगर ये फंक्शन है f ऑफ x और ये फंक्शन है g ऑफ x, तो m1 विल बी f डैश ऑफ वो x1, y1 पॉइंट होना चाहिए ना. अच्छा, ये m2 था. हाँ क्या आ गए, ठीक है. तो m1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ x1, m2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ x1. सॉरी, g डैश, वो x1 इंपॉर्टेंट है, राइट. हाँ, लिख सकते हो. चलो, अभी तो फिर बताओ इनका आंसर क्या है. हाँ, पहला वाला आ गया, क्या है? tan inverse of 2 root 2. tan inverse of 2 root 2. तो पाई बाय 4 कौन लाया था? x की बात
आ गए। हाँ एंगल चाहिए ना, सबका सेम आया क्या? दूसरे का तो जरूरत ही नहीं है। सपोज दैट पॉइंट इज x1, y1। ये तो हम लोग हर बार करते आ रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल की कहानी ही यही है, पहला स्टेप भी यही है। पॉइंट नहीं गिवन है बट कैलकुलेशन तो पॉइंट से ही होने वाला है। सो सपोज दैट पॉइंट इज x1, y1 आ जाएगा। एंड द कंडीशंस आर x1, y1 लाइज ऑन दोस कर्व। तो आपके पास दो इक्वेशन ऑलरेडी है, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 एंड y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x1/2 है। ये इक्वेशन यूनिवर्सल तरीके से आपके पास है, उनका यूज करके एंगल निकालना है। आ जाएगा। कितना आया? ठीक है मैं ट्राई करता हूं। पहला वाला सबको आया? ठीक है मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं। तो ये sin x इज इक्वल टू cos x आइसोगोनल है ना? यस तो आइसोगोनल है तो कोई भी एक पॉइंट पे मैं एंगल निकालूंगा तो हर जगह पे वो सेम ही मिलेगा। तो उसके लिए x का वैल्यू कितना है? 5/4। ये तो हुआ मेरे पास क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट। तब यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे पता है तो कुछ सपोज करने का जरूरत नहीं है बिकॉज एग्जैक्टली नंबर आ गया। हाँ तो उसके लिए फिर ये दो कर्व्स थे तो m1 विल बी d/dx ऑफ sin x से इक्वल टू cos x बट एट π/4 ना 1/√2 आया। ओ और m2 कितना आ जाएगा? -1/√2। ये सबका आया? हाँ आया ना? तो इसके बाद एंगल्स किसका किसका आ गया आंसर इसका? ओके ऑलमोस्ट सबका आ गया। तो सही है फिर तो मैं ऐसा ही बता देता हूँ। अगर गलती से किसी को नहीं आया होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 तो 1/√2 प्लस 1/√2 बाय 1 - 1/2 तो ये आता है 2√2। हाँ ये √2/2 2√2। यस तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2√2। अक्यूट एंगल ही चाहिए था। हाँ, दूसरे वाले का भी किसका आया? जिसका क्वेश्चन करके हो जाता है कितना है? हाँ जिसका क्वेश्चन हो जाता है और मैं इधर वेट कर रहा हूं तो कुछ रिवाइज कर सकते हो या पुराने क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे कर्व ऐसे हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल नहीं सकते। तो जस्ट लेट इंटरसेक्शन पॉइंट इज यस x1, y1। अब इस टाइप का पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं। आपको हर बार पूरा डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं रहेगा। जैसे सारी चीजें बोलने का मतलब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक आई है y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 और एक और आई है y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x1/2 है। इनका मैं इंटरसेक्शन निकालने की आप कोशिश नहीं करूंगा। मुझे पता है e रेज़ टू समथिंग का वैल्यू मैं इस तरीके से 4ax1 के टर्म में नहीं निकाल पाऊंगा अनटिल अनलेस मुझे x1 का वैल्यू पता है। ठीक है अदरवाइज मैं लॉग लूंगा तो लॉग बचेगा ना, x1 तो सेग्रीगेट होगा ही नहीं, वो x1 का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। हाँ अब जाएंगे स्लोप के लिए। तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको पहले करूं मैं? ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y डैश इज इक्वल टू 4a। तो m1 विल बी ये 2 से 2 गया ना तो 2a/y1। √4 का ही क्या है बेटा? हाँ नहीं वो अभी ऐसे ही रहने देंगे। हम ये सब बाद में y1 x1 की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अभी ये आया y1 के टर्म में। हाँ दूसरा कर्व कौन है? y इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x/2 है। तो यहां से y डैश क्या आएगा? यस तो e रेज़ टू माइनस x/2 है इंटू -1/2 है और इसमें ये x1 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा m2 ना। करेक्ट। तो अब m1 और m2 में कहानी तो अब यहां पे ना ये x1 और y1 में कुछ रिलेशन आपको पता है ये दोनों। तो आप क्या करोगे इसको ना सिमिलर टर्म्स में लेके आओगे ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो। तो दिख रहा है ये y1 लिखा हुआ है तो e रेज़ टू माइनस x1/2a का वैल्यू भी y1 में लेके चले जाए या फिर इस y1 को x के टर्म में लेके जाओ, दोनों को सेम वेरिएबल में लेके जाएंगे। तो ये वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ ये कहां से? इधर से ना।
हाँ यहाँ से पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस y1/2 है, राइट। तो m1 इंटू m2 कितना आया, दिखाई दे रहा है ना। m1 इज प्लस 2a/y1 और दूसरा इज माइनस y1/2 है। तो आ गया एंगल कितना, यस -1। तो थीटा इज 90 डिग्री। m1 m2 इज -1। हाँ क्या बेटा, एक्स के टर्म में लिखोगे, सिमिलर टर्म्स तो चाहिए ना, चीजों को रिलेशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। आएगा। y1 का वैल्यू क्या पुट करोगे आप बताओ, y1 का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे ना, e रेज़ टू माइनस x1/2 है। ये कैसे आया, हाँ हाँ बट y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x1/2 है ना। हाँ तो पुट e इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x/2 है इक्वल टू y1 इन इक्वेशन 2, देन वी विल गेट m2 इज इक्वल टू माइनस y1/2 है। हाँ और अच्छे से ब्रैकेट बनाता हूं मैं, ये वाली वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन, हाँ हाँ लिख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसका हो गया है पूरा, ये क्वेश्चन ट्राई करें, बातचीत नहीं करना है। x³ + pxy² इक्वल टू -2 एंड 3x² y - y³ इज इक्वल टू 2 आर ऑर्थोगोनल। p, हाँ तो वापस से इस कर्व में आपको इंटरसेक्शन निकाल भी सकते हो, बट नहीं निकाला तब भी देखेंगे। हाँ तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 × y प्लस x × dy/dx इज इक्वल टू 0। तो m1 का वैल्यू आ जाएगा -y1/x1। दोनों के टर्म में रखा ना मैंने, -y1/x1। मैंने तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया, जो आया एज इट इज रखा। हाँ हाँ सिंप्लीफाई तो बाद में करूंगा ना, अगर जरूरत पड़े तो। मैं पहले मेहनत कर लूंगा और फिर बाद में पता चला सिंप्लीफाई करने का जरूरत ही नहीं था। तो सिंप्लीफाई आप एंड में ही करोगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x - 2y y' इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m2 का वैल्यू फिर से आ जाएगा x1/y1। वाओ, तो अगेन m1 m2 इज -1। इतना ही क्वेश्चन था ये तो, फिर से इसमें तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। a² का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा ना। हाँ अभी अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, if these curves are at orthogonal then find the value of p। let me check the p का वैल्यू। ऑप्शन में है p इज इक्वल टू 3 बट गलत है, -3। हाँ वो भी ऑप्शन में है तो पर सही है। अबे सवाल करके भी कर लिया कर, ऑब्जर्वेशन से शकल देख के डिसाइड करेंगे, इसके मार्क्स 0 देते हैं। हाँ बस सॉल्व कर लो। ना ऑर्थोगोनल है ना, तो डिफरेंशिएट किया क्या, 3x²। मतलब ये मैं डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ। तो पहला वाला कर्व था और ये दूसरा, मैं इनको नाम दे देता हूँ 1 और 2, सो पता चले किसका कैलकुलेशन कहाँ लिखा है। द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
ऐसा नाम देके रख सकते हो, वो बहुत मिक्सअप हो जाता है। 3x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस 2pxy वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है तो रहने दो, ठीक है। 2px वाई डैश, सर वाई वाई अच्छा वाई वाई डैश था, तो यहाँ से आ जाएगा 2px वाई डैश इज इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर। वो x1 कमा y1 पे आ जाएगा, x1 कमा y1, ठीक है, वो देख लेंगे। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं y डैश। तो ये m1 इज इक्वल टू कुछ ऐसा -3x स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2py। ये x कहाँ गया? 2pxy, ये सबका आया। अच्छा, इसमें पॉइंट पुट करूंगा x1 कमा y1 या जस्ट xy लिख दिया चलेगा ना? वो अंडरस्टैंडेबल है कि ठीक है भाई, वहाँ पे x1 कमा y1 रहेगा, ठीक है, अपने को समझ में आता है उतना। हाँ, दूसरा वाला क्या सॉल्व करेंगे? सेकंड वाले के लिए सेकंड कर्व का डिफरेंशिएशन ना, तो सेकंड कर्व का डिफरेंशिएशन विल बी 6xy प्लस 3x स्क्वायर वाई डैश माइनस 3y स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से वाई डैश का वैल्यू कितना आया? -6xy डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3y। अच्छा, वो कट भी हो रहा है कुछ कुछ, तो -2xy। अच्छा, माइनस भी भेज सकते थे बट जाने दो। ओ वाओ, तो m1 m2 शुड बी -1। तो m1 m2 में आ क्या रहा है? x और y, xy कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट, तो माइनस, यहां से माइनस बचा ना। अच्छा, उधर से भी माइनस था, तो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। -3x स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर इंटू -1। हाँ, इसके डिवाइड में एक p बचा और इसके डिवाइड में क्या बचा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस वैल्यू शुड बी -1। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन कर देता हूँ, तो ये 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू px स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स ये माइनस और ये प्लस। ओ अच्छा, पी वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो पी का वैल्यू -3 आ गया। हिडन ट्रायल एक्स और वाई 1 डाल दिया। हाँ, वो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा था -3 कॉमन आना चाहिए। सही बात, चलो तुम लोग सीख गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक छोटा सा चीज इसी में, द टू कर्व्स विल टच ईच अदर। हाँ, नोट स्टेटमेंट नोट एक ही बात हुई ना, अलग अलग होते हैं। मैथ्स में सब सेम अपने लिए, ग्रामर जाने दो। तो नोट बोल सकते हैं। टू कर्व्स विल टच ईच अदर, टू कर्व्स विल टच ईच अदर इफ, पहला पॉइंट उसका मतलब दो कंडीशंस होगी। सिंगल पॉइंट इज कॉमन इन टू कर्व्स। उनमें कोई एक ही पॉइंट कॉमन है ना? हाँ, सिंगल पॉइंट इज नेर, अच्छे से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, सिंगल पॉइंट ऑफ ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, जानो, सिंगल पॉइंट इज कॉमन, क्या फर्क पड़ रहा है? लिखो, मैथ्स पढ़ रहे हैं। सिंगल पॉइंट इज कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होगा। सेकंड, अच्छा, वो टच करने के लिए तुम खुद से भी बता सकते हो, मैं लिखाऊंगा 10-20 सेकंड बाद, बट खुद से बताओ
ये टच करने का कंडीशन मतलब ऐसा कुछ ना, तो एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए और क्या, हाँ कॉमन टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, मतलब दोनों का सेम टेंजेंट होना चाहिए। तो पॉइंट तो सेम हो गया, अब वो दोनों में सेम पॉइंट आ गया, उन दोनों पॉइंट्स पे उनकी टेंजेंट का स्लोप सेम आना चाहिए, तभी सेम टेंजेंट आएगी। हाँ तो टेंजेंट का स्लोप सेम मतलब dy बाई डी एक्स सेम होना चाहिए। हाँ तो यही पॉइंट लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स शुड बी सेम एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी डैश ऑफ ए, यस। तो dy बाई डी एक्स शुड बी सेम एट दैट कॉमन पॉइंट। dy बाई डी एक्स शुड बी सेम एट इंटरसेक्शन पॉइंट या कॉमन पॉइंट, कुछ भी लिख लो, सब बराबर ही कहानी है ना। एट दैट कॉमन पॉइंट, वो वही कॉमन पॉइंट, हाँ जो तो पहले वाले पॉइंट में आया, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये अगर दोनों कंडीशन रहेगी तो उस पॉइंट पे कर्व एक दूसरे को टच करेंगे। अब ये वाला सेक्शन पे ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो, नॉर्मल से लेते हैं, चलो। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एंड y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टच इच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बस if y is equal to e raised to x and y is equal to kx square touch each other, then find the value of k। no not real number, हमेशा टच करेंगे, नॉट नेसेसरी। इवन k का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो कभी टच नहीं करेगा, उल्टा बन गया, करेक्ट। तो ये ऐसा कहानी है। e raised to x का ग्राफ आता है, मैं भी बनाता हूं, ऐसे बनेगा। अच्छा दूसरा वाला कौन है, के एक्स स्क्वायर, तो के नेगेटिव हो गया तो नीचे ग्राफ बनेगा ना, तो कभी टच करेगा नहीं। तो पॉजिटिव होने के लिए इधर से तो कट करेगा फॉर श्योर, बट इधर में अब ये इन्फिनिटी पे कौन ग्रेटर होता है, ई रेस टू एक्स या पॉलिनोमियल। ई रेस टू एक्स तो ऐसा जाएगा ना, ई रेस टू एक्स बाय एक्स रेस टू 1000 का भी लिमिट निकाला था हमने, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ई रेस टू एक्स बहुत बड़ा है, तो इन्फिनिटी पे तो फॉर श्योर ई रेस टू एक्स ही बड़ा है। तो ये यहां से जब जाएगा तो ये कर्व ऐसे जा सकता है, तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये टच कर रहा है, बट अगर ऐसे ना जाके कुछ और कहानी होती, ये ऐसे भी तो जा सकता था ना, तब वो दो जगह पे कट करेगा। हाँ इन्फिनिटी पे पता है कि येलो लाइन इधर आ जाएगी दूर, वो ब्लैक वाला ऊपर पहुंच जाएगा बिकॉज ई रेस टू एक्स इज ग्रेटर देन, हाँ बट हो सकता है ना कट करे, या ऐसा भी हो सकता था ये इधर से चला जाए तो कट नहीं भी करे। तो आपको ये कंडीशन चाहिए जब वो टच करे। तो आया आंसर इसके लिए, किसका किसका आया, ई स्क्वायर बाय 4, 4 लोगों का, तो सही आया। हाँ मैं भी ट्राई करता हूं। तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स वाली कहानी में पहला चीज तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट हो, लेकिन क्या निकाल पाएंगे डायरेक्टली। हाँ तो कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं, लेट दैट कॉमन पॉइंट इज x1, y1। तो उससे दो इक्वेशंस आ गई जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे मिलेगी। कर्व में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x1 y1 के दो रिलेशंस हैं, हाँ बट वहां से x1 या y1 का एग्जैक्ट वैल्यू आप नंबर्स में फाइंड नहीं कर पाओगे। हाँ लेकिन उस पॉइंट पे स्लोप सेम होना चाहिए। तो पहले के लिए dy बाई डी एक्स कितना आएगा, हाँ तो उस पॉइंट पे x1, दूसरे के लिए क्या आएगा, ये पहला कर्व ये दूसरा कर्व, तो हाँ ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2k x1। तो ये m1 इज इक्वल टू m2 ना, तो ये m1 है और ये क्या है m2। तो m1 इज इक्वल टू क्या है, ई रेस टू x1 2k x1। हाँ लेकिन इंटरसेक्शन अभी यहाँ पे तो निकाल नहीं पा रहे, लेकिन इनमें आप रिलेशन तो चाहिए आपको। तो इंटरसेक्शन की वजह से कौन सी वाली, करेक्ट, वो इंटरसेक्शन की वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से
के x1 स्क्वायर शुड इक्वल टू ई रेस टू x1 ना। हाँ तो मोहित क्या सब्स्टिट्यूट करें? हाँ ये इक्वेशन 1 थी। हाँ ई रेस टू x1 का वैल्यू क्या पुट कर दूं? के x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा है। तो कुछ कट हो रहा है एक x1 से x1। अच्छा के जीरो पॉसिबल है क्या? अगर k का वैल्यू 0 आ गया तो x एक्सिस बचेगा ना, तो x एक्सिस पे तो वो इन्फिनिटी पे टेंजेंट बनेगी। हाँ तो उसको तो रियल दुनिया में काउंट नहीं कर सकते, तो k को भी कट कर सकते। तो क्या बच्चा x1 का वैल्यू 2। ओ वाओ, x1 is 2। देन क्या चाहिए क्या था? तो कहीं पे भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दें। ये के x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू x1 है ना, तो k इंटू 4 इज इक्वल टू ई रेस टू 2 आया। वाओ, k इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4, यही आया था ना आंसर। ऐसे किया था। हाँ लिख सकते हो जिसका नहीं आया था। अगर ये 0 हो गया तो दूसरा फंक्शन जो है k इक्वल टू 0 के लिए, मान लो ये g ऑफ x था, तो फॉर k इक्वल टू 0 g ऑफ x क्या बनेगा? इक्वल टू कितना होगा? वो मैंने सपोज किया सेकंड कर्व को, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इक्वल टू g ऑफ x ले लिया। हाँ तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 ना, तो y 0 कैसा कर्व होता है? y इक्वल टू 0 x एक्सिस, तो x एक्सिस ई रेस टू x को टच करेगा इन्फिनिटी पर। दिख रहा है ना, ये इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को टच करने की कोशिश करेंगे। तो इन्फिनिटी पे टच होगा तो वो रियल पॉइंट हुआ क्या? नहीं, हम बोल सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट टच ही नहीं कर रहे हैं, रियल एक्स नहीं है वहाँ पे, इसलिए उसको अवॉइड कर दिया कि k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा ये रूट एक्स लिखने का मतलब डोमेन चिल्लाते रहते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें होगी। तो ये जो कर्व है पहला वाला एक पैराबोला दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा वाले को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये भी पैराबोला ही है, बट ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ना। हाँ लेकिन y पॉजिटिव है, तो ये x इक्वल टू 0 पे 1 था। एक कर्व ऐसा बन रहा है और दूसरा कर्व कुछ ऐसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये ऐसा बनना चाहिए ना। ये y इज इक्वल टू 4 रूट x। मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बनाया, रीजन यस y इज नॉट, नहीं यस x पॉजिटिव तो दोनों में है, y नेगेटिव नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू 4 रूट x, सो y इज ओनली पॉजिटिव। अगर इधर बनाऊंगा तो x तो पॉजिटिव रहेगा बट y नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो ये ऐसा है। अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी, ऊपर से जाए तो वो कट करेगा, इधर नीचे से निकल जाए तो टच कट इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। हाँ तो ये वाली कहानी होगी एक पॉइंट। तो अगर एक पॉइंट कॉमन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को टच करें। एक पॉइंट पे कैसे कट करेंगे? अगर मैंने इस कर्व को ऐसे बना दिया यहाँ से, तो ये तो ऐसा होगा ना, बिकॉज इन्फिनिटी पे हमें पता है द इन्फिनिटी पे ये एक्स स्क्वायर है और ये वाला चीज रूट एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट एक्स। ये y इज इक्वल टू रूट एक्स है और ये जो ब्लैक वाला कर्व था वो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अबे हाँ ठीक है, हो गया। सर बक्सा एक्स स्क्वायर उधर से कॉपी किया मैंने, तो इन्फिनिटी पे दिखाई दे रहा है किसका लिमिट ज्यादा है? एक्स स्क्वायर का ना। हाँ तो वो ऊपर ही जाएगा। तो अगर इधर से जाएगा तो कट करना पड़ेगा, बट उन्होंने बोला एक ही पॉइंट कॉमन है। उन्होंने वर्ड टेंजेंट नहीं बोला कि दो बोथ कर्व्स आर टचिंग ईच अदर, बट एक ही पॉइंट कॉमन है, तो यही कंडीशन बची। तो वापस से आपको ये पॉइंट चाहिए निकाल पाना, तो वैसे तो नहीं है, x1 y1 हो गया, वही काम करेंगे ना हम, बस x1 y1 उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, राइट।
तो अब पहला वाला कर्व के लिए dy बाई dx निकालूं इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2x1 बाय ए क्यूब, राइट। और दूसरे के लिए dy बाई dx निकालेंगे m2, तो हाँ 4 बाय 2 रूट एक्स 2 बाय रूट एक्स, तो ये रूट x1। तो अब यहाँ पे ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तो क्या कंडीशन आएगी, ये m1 इज इक्वल टू m2 से 2 कट गया, हाँ x1 रूट एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब। तो एक पॉइंट कॉमन आने के लिए तो x एक ही चाहिए ना, हाँ ओके देखते हैं। तो x1 का वैल्यू a आ गया क्या, हाँ तो x1 इज ए स्क्वायर, हाँ रूट x1 इक्वल टू ए मतलब x1 इज ए स्क्वायर ना। अच्छा तो x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अब वो वहां से y1 निकाल के दोनों को इक्वल करना पड़ेगा क्या, हाँ। तो अभी वो इंटरसेक्शन से कहानी के पास जाना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन से सोचेंगे, हाँ भाई ए निकालना है ना आपको, तब x को हाँ ये y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स था, तो y1 इज इक्वल टू 4a, राइट। और दूसरे वाले y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब से 1 प्लस ए, तो ये दोनों y1 सेम होना चाहिए। हाँ तो जिसका ऐसा आंसर आया करेक्ट रहेगा, सही है। फिर नोट कर लो जिसका नहीं आया बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। इसके नीचे लिखो, इफ टू कर्व्स इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, R to R का मतलब समझ में आ रहा है, डोमेन इज रियल नंबर, द कोडोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर। इफ टू कर्व्स आर डिफाइंड फ्रॉम R to R एंड हाँ R to R हो गया, एंड कंटिन्यूअस, टू कर्व्स आर डिफाइंड फ्रॉम R to R एंड कंटिन्यूअस, then the shortest distance between the curves will be, along their common normal। ये कहानी बड़ी काम की है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है ये। अब ये ना इस पे जो चीज़ें बन सकती है कॉमन नॉर्मल वाली कहानी पे, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट अपने सिलेबस में उतनी चीज़ें है नहीं। ज़्यादातर टाइम पे, या जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सिर्फ लाइन और एक कोई दूसरा कर्व आया है। पर जैसे कोई दो पैराबोला भी हो सकते हैं, एक ऐसा कुछ है, दूसरा ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पे मिनिमम डिस्टेंस आएगी, पता नहीं, थोड़ा अच्छे से कर्व बनाते हैं। ये एक ऐसा है, दूसरा कुछ ऐसा है, तो इनमें मिनिमम डिस्टेंस तुमको दिखाई दे रही है, ये वाली कुछ रहेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब वो 90 डिग्री वाले डिस्टेंस ना, तो यहाँ पे जो रहेगा ये दोनों के बीच में ये टेंजेंट्स पैरेलल होगी, सही है। अब ये टेंजेंट्स पैरेलल होगी, लेकिन टेंजेंट्स पैरेलल तो और भी जगह पे हो सकती है। अगर मैंने इस कर्व को आगे कहीं पे बढ़ा दिया इस तरीके से, तो सेम इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट तो यहाँ पे भी आ जाएगी, हाँ, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, राइट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के लिए एक और कंडीशन हमको क्या लिखनी पड़ी, कि ये पॉइंट से जो नॉर्मल जा रहा है वो इस पॉइंट पे पास हो, यस, तो कॉमन नॉर्मल आएगा, हाँ, बिकॉज ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ना,
हाँ, बट अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहा, कुछ और आ गया, जैसे मैंने कोई ऐसा ले लिया, कुछ ऐसा, ये सेमी सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है और ये लाइन ले ली, तो इसमें तो मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, सॉरी पैरेलल टेंजेंट्स तो यहाँ पे बन रही है ना, तो ये कॉमन नॉर्मल आया, बट इस पे ये मिनिमम डिस्टेंस तो इधर से मिलती, तो ये डिसकंटिन्यूअस के लिए तो कहानी बदल भी सकती थी ना, और ये रियल टू रियल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रही ना बातें? हाँ, यहाँ पे तो मिनिमम डिस्टेंस ये आएगी, लेकिन कॉमन नॉर्मल तो ये बनने वाला है। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, तो ये वाली जो कहानी है, हाँ, लेकिन अगर रियल डिफाइंड है, आप पूरा कर्व बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, दूसरा कर्व जैसा मर्जी आए वैसा बनाओ, अब निकालोगे आप मिनिमम डिस्टेंस, तो कॉमन नॉर्मल के अलग आएगी क्या? जैसे इस कर्व में जो बनाया है मैंने रैंडम सा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे कहीं पे कुछ आएगा ऐसा, सही है? हाँ, बट ऐसा आ गया कि कॉमन नॉर्मल डिफाइंड नहीं है, वैसे ऐसी चीजें मिलेगी नहीं, बट मिल गया। अगर कॉमन नॉर्मल डिफाइंड ही नहीं है, तब तो फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम वाली चीज पे जाना पड़ता है, मतलब डिस्टेंस निकाला और उसका डिवाइड बाय डीएक्स निकाला, डेरिवेटिव, वो मैक्सिमम मिनिमम फिजिक्स में पढ़ा है ना, वैसा कहानी भी हमको समटाइम्स करना पड़ता है, थोड़ा रेयर ही है बट हाँ करना पड़ता है। तो अभी अगर टू कर्व्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आपको वो किसके अलोंग मिलेगा? कॉमन नॉर्मल के अलोंग, जहाँ पे भी वो डिफाइंड होगा। और कॉमन नॉर्मल मतलब क्या कि इन दोनों पॉइंट्स पे ये P है और ये Q है, दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे दोनों कर्व्स के ऊपर, लेकिन उस पर उनका डिवाइड बाय डीएक्स सेम होगा, बिकॉज नॉर्मल का स्लोप सेम है, मतलब उनका स्लोप का सेम, करेक्ट। हाँ, तो -1 बाय एफ डैश ऑफ ए, दूसरा वाला -1 बाय जी डैश ऑफ ए, दोनों सेम ही हो गए, तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू जी डैश ऑफ ए ना। हाँ, सो P और Q पे अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था और ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ P बोल दूं मैं उसको, हाँ, इज इक्वल टू, ये अच्छा और अच्छे से ऐसा कि एफ डैश ऑफ एक्स एट P इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स एट Q, सेम होना चाहिए। तो वहां पे x1 y1 जो पुट होंगे वो अलग अलग है, इसमें x1 पुट किया तो इसमें x2 पुट होगा ना। हाँ, वो कॉमन पॉइंट नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू Q, बिकॉज वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस कितनी? 0, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और एक इक्वेशन मिल सकता है कि y2 - y1 x2 - x1 एक के डेरिवेटिव की। हाँ, अब वो तो जब सॉल्व करेंगे तब करेक्ट, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप इस इक्वल कॉमन स्लोप के इक्वल आए, तो वो हमको अब सॉल्व करना पड़ेगा। यस, दो इक्वेशन मिल गए। हाँ, मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख भी सकते हो x1, y1, और ये अगर x2, y2 है, तो आपके पास एक इक्वेशन क्या है? एफ डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ x2। एक रिलेशन आ गया x1, y1 में, ये टेंजेंट्स का स्लोप इक्वल कर दिया, बट उसी की वजह से नॉर्मल का स्लोप भी इक्वल आ जाएगा। बट नॉर्मल का स्लोप इक्वल हो, उससे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो कॉमन नॉर्मल हो गया। हाँ, वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P एंड Q शुड बी इक्वल, बट नॉट सफिशिएंट। हाँ, वो सफिशिएंट नहीं रहा, आपको ये P से जाने वाली लाइन Q से भी पास होनी चाहिए। तो आप या तो लाइन का इक्वेशन लिखो P से और उसका इंटरसेक्शन निकाल लो दूसरे वाले कर्व के साथ, या फिर दोनों का स्लोप निकाल लो ना। P और Q का दूसरा इक्वेशन चाहिए ना, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ये दैट एफ डैश ऑफ, तो यहीं पे कर देता हूँ ना, y2 माइनस y1 बाय, तो ये दो इक्वालिटी वाली कहानी दिख रही है, तो दो इक्वेशंस लिखी है। और y2 y1 कौन है? सर माइनस x2 माइनस x1 अपॉन हाँ, यस 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 यस, सही बात है। तो स्लोप का टेंजेंट, तो नॉर्मल का टेंजेंट क्या हो? सो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? नॉर्मल का टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 बाय ये एफ डैश ऑफ x1, राइट? और सही क्या रे, तो -1 बाय एफ डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू, और y2 कौन होता है? यस, तो g ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब तो सही है, कोई कंफ्यूजन?
हाँ, तो ये वाला जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ रिलेशन मिलेगा। हाँ, फिर अगर ये P और Q मिल गए आपको तो फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। बट अच्छी बात ये ना, यहाँ पे एक ज़्यादातर टाइम पे एक कर्व लाइन आ जाता है, तो आपको एक ये लाइन है तो इस पॉइंट P से उस लाइन का डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है। हाँ, या फिर आप क्या करते हैं, इसका टेंजेंट निकाल लिया, अगर टेंजेंट ही निकाल लिया तो ये और ये पॉइंट मिल गया तो लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हाँ, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये P और Q ढूंढने के लिए भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो P और Q मिल गए आपको तो वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, या बोले कि दो पॉइंट्स जो मिनिमम डिस्टेंस पे है। हाँ, तब वो नॉर्मल का इंटरसेक्शन निकालो या लाइन के साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, दोनों एक ही कहानी है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ा है ना हमने, क्या होता है फॉर्मूला? -1। सही है, चलो तो इतना नोट कर लो, फिर अगला एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, तो ये ऐसा कुछ चाहिए ना। हाँ, तो बस कहानी ये है कि भाई इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप कितना है 1, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट आएगी इसका स्लोप भी कितना चाहिए 1। ये लाइन ऐसे पैरेलल दिख नहीं रही बट वो पैरेलल है, ठीक है। ये 90 डिग्री था ना, तो ये पॉइंट मुझे नहीं पता है, x1, y1 ले लूँ तो x1, y1 पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी इक्वल टू 1, सही है। तो डिफरेंशिएट करें तो 2x इज इक्वल टू 4y डैश, तो m इज इक्वल टू x/2 आया एंड दिस वैल्यू शुड इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 2, तो x1 का वैल्यू 2 हो गया ना, तो y1 का वैल्यू 1, तो आंसर इज 2, 1। क्या बात। अगला क्वेश्चन लिखो। अरे तो वो सब क्वेश्चन करने के बाद छुट्टी है, अभी थोड़ी ना, जल्दी करो अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे। अब यार इतना बड़ा कौन है, 2 बैठ। चलो लिखो। ट्रैफिक का ध्यान दिया कितना नहीं वो आने वाले बुलाने, उन्होंने बोला है छोड़ना नहीं है। दिखाऊं मैसेज दिखाऊं? अरे अच्छे से दिखाऊंगा रे। किसको दिखाऊं? देख भाई भाई देखो लास्ट में क्या लिखा है। पहले का क्या है, A -1 B -1 अच्छे मैसेज होते हैं अपने। मैंने मैसेज किया फिर से, मैंने मैसेज किया कि जल्दी आओ। ये क्या होता है? देखो, the beds of two rivers the beds of two rivers are a parabola in a certain region। हाँ मतलब पूरे पैराबोला नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो पैराबोला है। तो पूरा पैराबोला पता चला एक बंगाल में जा रहा है, एक मुंबई आ रही। The beds of two rivers in a certain region are a parabola y is equal to x square, ठीक है, and a straight line y is equal to x minus 2 and a straight line y is equal to x minus 2। एक साइड से y is equal to x square हो गया और एक साइड से लाइन हो गई। These rivers are to be connected by a straight canal। हाँ भाई स्ट्रेट कैनल, ठीक है, connected by straight canal। The coordinates of the ends of the shortest canal can be। हाँ करना वही है। The coordinates of the ends of the shortest canal
कैन बी क्वेश्चन मार्क। बताओ। नहीं मैडम आ क्यों नहीं रही? तुम्हारा निर्मला कैंसिल हो गया क्या? देखते ना अभी आए, मैंने मैसेज किया फिर से। जल्दी करो आंसर लाओ। हो गया क्या? तो अगला हेडिंग डालो। अबे इतू सा हेडिंग है, टेंजेंट नॉर्मल का सब लास्ट सब टॉपिक भी खत्म। 2 मिनट का है, 2 मिनट तो ज्यादा हो रहा है। नहीं करूँगी, उसकी जरूरत ही नहीं है, फ्लो में ही कर रहे हैं ना। नहीं यहाँ पे वैसा कहानी है ही नहीं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना दोनों। देखो 2 क्वेश्चन नहीं किए गया, और क्या चाहिए तुमको? हाँ तो ये पॉइंट चाहिए ना, कैसे निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ना। हाँ वही करने का। लाइन कौन सी है? तो फॉर्मूला आता है y2 minus y1 by a इक्वल टू x2 minus x1। हाँ उल्टा कर दिया क्या? y के नीचे b, x के नीचे a इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाय। हाँ ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। अभी पूछा था ना फॉर्मूला, डिवाइड में क्या रूट आएगा या नहीं आएगा? हाँ तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। चलो अगला लास्ट हेडिंग डालो इस टॉपिक का। ये समझाओ कैसे? हाँ भाई ये नहीं आता तुमको? नहीं ये फॉर्मूला आता है, फिर मतलब क्यों यूज किया उसको? इसका शॉर्टेस्ट पॉइंट परपेंडिकुलर वाला कहाँ से आएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना बेटा। ये पॉइंट है। ये x1 को y1 कैसे निकाला? हाँ वो पता चला। हाँ देखो इसका स्लोप सेम होना चाहिए, तो लाइन का स्लोप कितना है? 1। तो इसका भी स्लोप कितना आना चाहिए? 1। तो डिवाइड बाय dx का वैल्यू 1 रखा, सो x1 का वैल्यू 1/2 आया, y1 का वैल्यू 1/4 आया। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, तो ये 90 डिग्री वाली लाइन होनी चाहिए। तो ये इस x1, y1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ क्या ऑन द लाइन? हाँ तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिख लिया। हाँ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ गया। ठीक है, हाँ नोट कर लो।